गेट अदरवाइज साहब, जो अगर हम एक्सपोर्ट है। अपनी बात करें, पाकिस्तानी मईशत की बात करें, तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त इसलिए पीछे है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ईरान से तेल मंगवा लें, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है कि सबसे सस्ता तरीन तेल जो है वो ईरान का पेट्रोल है, 7 रुपये कुछ पैसे जो है वो एक फी लीटर जो है वो पेट्रोल जो है वो वहाँ पर बिक रहा है। अगर पाकिस्तान जो है दरामद शुरू कर दे वहाँ से और वह पेट्रोल जो है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए, बाकायदा तौर पे तिजारत शुरू हो जाए, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिजली के रेट कम हो जाएंगे। बिजली वैसे भी कम होना शुरू हो गई है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो तो हम क्या इस ट्रेड वार का फायदा उठा सकते हैं? इसमें दोनों तरफ आई थिंक कटिंग आप कहने हो सकती है, या आप कहने कि ये डू लाइट नाइफ जो है, क्योंकि ईरान पे पाबंदियां हैं और फिर आपका चूंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, स्पेशली गवर्नेंस गवर्नमेंट चलाने में। लिटरली अवाम तो अपना करती रहती है, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको जो डॉलर शॉलर चाहिए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप इस शक्ल को ब्रेक नहीं करते, फिर जो ऑटोनॉमी है आई थिंक आप कह रहे फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है, वो हासिल नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी आई थिंक ऑप्शन है। पहले भी आपने देखा कि ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो है वो अच्छा शॉर्टकट का ब्रिगेड शिकार साहब, है, मैं टैप चाहता ही हूँ नहीं दो कर सकते। सवाल मैं आपसे पूछूं आज की इस नशिस्त में वक्त, क्योंकि एक तो ये कि अभी आज जो आपने कहा, मैं देख रहा था जर्मनी में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है, और अब इन 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 सैंक्शंस या ये जो आपकी हाई टैरिफ है, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक इन्फ्लेशन का बायस होगा इन तमाम मुल्कों में, क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो टूटेंगी। तो डू यू सी ऐसा पर्सपेक्टिव तनाज़र नज़र आता है आपको कि यूरोप और अमेरिका यहाँ पे अवाम जो हैं वो हो भी रही हैं, वहाँ पे एक के बाद दूसरी तहरीक उठ भी रही है, तो आपको लगता है कि ये जर्मनी वाली तहरीक फैल सकती है? ये उसमें दोनों चीजें, जो राइट विंग आपने कहा हंगरी में गवर्नमेंट आई, टेक्निकली इस वक्त अमेरिका में राइट विंग गवर्नमेंट है, और एएफडी बड़ा एक्सर्ट करी जब से औलान जो गए इनके शॉल्ट्स जो हैं, जो इनके लेट्स से प्रीमियर थे या चांसलर थे, उसके बाद बहुत बड़ा शिफ्ट आया कि एएफडी जो बेसिकली ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी है, और ऑनेस्टली ये नाजी पार्टी है, बिल्कुल समझ हिटलर के बच्चे ही हैं, और या आप कह लें कि जो नियो नाजिज्म था उसको रिवाइव कर रहे हैं। इसीलिए अभी आज जो मुजाहरा था ये इमिग्रेंट्स की तरफ से था, बिकॉज एएफडी ने कहा हम पावर में आए तो हम इसी तरीके से करेंगे जो ट्रम्प कर रहा है, यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक तो आई थिंक इसका रिजल्ट हो सकता है कि विद इन यूरोप जो है ना सिविल वॉर कह लें या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन लेफ्ट कॉन्फ्लिक्ट हो विंग, सकता है। और अच्छा मुख्तसरन ये बताइएगा, डेमोग्राफी की वजह से बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये दाइश के पीछे अमेरिका आ सकता है दोबारा कि इस तरह का, विल दे स्टम्बल इनटू दैट इडियोसी वंस अगेन? आप देख रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उड़ गए उनके और मिला भी कुछ नहीं, तो ये सुन रहे हैं कि आप दाइश के पीछे आना चाह रहे हैं? जी, आईसिस की रिपोर्ट्स तो इनकी सीआईए की सारा एडम ने भी दी है कि यहाँ से जो 2-3 हमले हुए उनके लिंक्स भी काबुल के साथ हैं, जो 1 जनवरी को हुए, और ट्रम्प इस पे बड़ा क्लियर है कि जो $7 अरब का असला इन्होंने यहाँ पे रह गया था वो वापस लेगा। और इसके अलावा आई थिंक ये जो सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में बगावत की खबरें आ रही है कि मुल्ला हफीजुल्लाह के अगेंस्ट जो है ना अभी हक्कानी नेटवर्क और किसी हद तक जो अब्बास तानकजई वगैरह हैं ये खड़े हो गए। ये दोनों इस वक्त दुबई में है शायद, और बड़ी सीरियस वहाँ पे इशू बना हुआ। इस तरह जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसको अहमद मसूद लीड कर रहा है, और अभी एक तुर्की में मुलाकात हुई, ने ट्वीट भी किया, इसमें सारे ब्रिगेड ग्रुप साहब, जो इकट्ठे होकर मेरे अफगानिस्तान की ख्याल से सूरत हाल आपने जिक्र किया है, अफगानिस्तान में 2 बड़े ग्रुप जो हैं, जिसमें कंधारी ग्रुप है और जो हक्कानी ग्रुप है, उनके दरमियान बड़ी लड़ाई जो है वो सुना है कि शुरू हो गई है। अगर ये बगावत की सूरत हाल इस तरह हो जाती है तो उनके पास तो अमेरिकी हथियार भी हैं, और वहाँ जो अमेरिका ने हथियार छोड़े थे, तो क्या पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट होगा ऐसी सूरत हाल अगर होती है तो? जिसमें डेफिनेटली बॉर्डर तो आपको गार्ड करने पड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब बाहर से कोई आता है उसके अगेंस्ट लड़ते हैं, जब चला जाता है तो आपस में लड़ते हैं। और इस दौरान जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका मौका पाके फिर दाइश को स्ट्राइक कर सकते हैं, इसका मतलब जो क्योस है वो बढ़ेगा, अवाम भी सफर करेंगे, तो वी हैव टू सील आवर बॉर्डर। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तालिबान जो है डिवाइड होता है तो ओवरऑल रीजन का फायदा है, बिकॉज सारी दुनिया तंग आई हुई है, और अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है तो थोड़ा मॉडरेट हो, जो नेबर्स के साथ मिल के चले, तो मेरे ख्याल उसमें सबकी बेहतरी है। डू यू सी एनी चांसेस ऑफ दिस के वहाँ पे कोई मॉडरेट ग्रुप आ जाए? इसमें सर कोई ऐसी हुकूमत आती हुई नजर आ रही है कि जो बेहतर हो, और पूरा मन अफगानिस्तान जो है सब पूरे खित्ते के लिए बेहतर है, तो क्या दाइश वगैरह जितने भी ये ग्रुप हैं ये खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अगर बेहतर वहां पर कोई प्रवेल नजर आती है, कोई अच्छी कोई हुकूमत आती हुई? एक तो ये रेजिस्टेंस फ्रंट है जो हम रसूल लीड कर रहे हैं, बाय एंड लार्ज ये लोग थोड़ा मॉडरेट है। इसी तरीके से हक्कानी जो है वो भी किसी हद तक चाहते थे, लाइक स्पोर्ट्स हो, खवातीन की तालीम हो, तो अगर मुल्ला हबीबुल्लाह को आइसोलेट किया जाए और इन दो ग्रुपों के दरमियान लेट्स से अंडरस्टैंडिंग होती है तो शायद जो है चीजें बेहतर हो। लेकिन मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान एक सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है, खुदा न खास्ता हालात ज्यादा खराब होंगे बिफोर दे गेट बेटर।
नहीं, इसमें कौन से ग्रुप्स हैं जो आपको लगता है कि वो रिकंसाइल नहीं करेंगे और दे विल टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर? ये अभी देखें ना, अभी एक तो खबर आ रही है कि जो सिराजुद्दीन हक्कानी है यूएई गए 3 दिन के लिए, फिर अभी एक्सटेंड कर दिया स्टे, तो उनको खतरा था। आपको याद, उनके चचा को मारा गया था, बदरुद्दीन हक्कानी को, और इल्जाम जो है वो कंधारियों पे जा रहा है। इसी तरीके से जो मुल्ला उमर का अपना बेटा है वो भी शायद एफिलिएटेड है विद हक्कानी नेटवर्क के साथ है। तो इसका मतलब है कि अगर ये दो ग्रुप्स जो हैं टेक ऑन करते हैं कंधारियों को, जो मुल्ला साहिबुल्लाह का ग्रुप बहुत ज्यादा रेडिकल है, तो एक तो उसमें एक उम्मीद है कि जो स्पेशली रेडिकल पॉलिसी में शिफ्ट है, शायद उसमें नेबरिंग कंट्रीज को फायदा हो। फिर आ जाता है जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, अमन मसूद लीड कर रहा है, उसके अंदर बड़े बड़े नाम अभी आ रहे हैं, पुराने जो जहादी थे, चाहे वो बुरहान रबानी का ग्रुप था, इसी तरीके से अब्दुर्रऊफ सयाफ का ग्रुप है, और मेरा ख्याल शायद जो हिज़्ब इस्लामी है वो भी इनका साथ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इसमें अगर कंधार की लीडरशिप को मार्जिनलाइज किया जाता है तो शायद जो है चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन मेरे ख्याल में पहले एक सर मशरक़ वुस्ता की बात कर लेते हैं कि मशरक़ वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल ये है कि गजा पर दोबारा जो है वो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया था, इसराइल ने आज फिर वहां पर जो है बमबारी की है। दूसरी जानिब वो मामला लगता है कि ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और यही वजह है कि आज ईरान ने वहां पर जो अपना एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है 1700 किलोमीटर दूर मार करने वाला उसकी रूनुमाई की है। आप क्या सर देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ईरान को धमकियां दी जा रही थी, अब क्या ईरान दोबारा जो है डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है और ईरान का जो है दोबारा दबाव बढ़ेगा उस तरफ, इजराइल की तरफ? आई थिंक जो ट्रम्प की प्रो इजराइल पॉलिसी है सपोर्टेड बाय जो स्टेफेनिक है, इसकी यूएन में एम्बेसडर बनेगी, वो आप देखें नेतन्याहू का विजिट भी है, इसमें वो तो कह रहे हैं कि गजा को खाली कराएं, इसको क्लीन करें। अभी आई थिंक जो 6 बड़े अरब ममालिक हैं, मिस्र, सऊदी अरेबिया, कतर और आई थिंक यूएई वगैरह है, और शायद जॉर्डन, इन्होंने अभी बड़ा क्लियरली कह दिया कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी इवैक्यूएशन ऑफ पैलेस्टीन। तो ये बहुत बड़ा धचका है ट्रम्प को, बिकॉज वो क्लेम कर था जी कि मैं मिस्र को भी समझा लूंगा, कुछ वो लोग वहां चले जाएंगे, कुछ जॉर्डन में। तो इस लिहाज से मिडिल ईस्ट में एक पुशबैक है, और मेरे ख्याल में अरब स्ट्रीट जो है अलाउ ही नहीं करेगी लीडर्स को कि वो इस तरह का स्टेप लेंगे फलस्तीनियों को इतना ज्यादा बम्बार्ड करके, उनकी जेनोसाइड करके, और उसके बाद उनको वहां से निकाला जाए। बाकी ईरान का भी आई थिंक ये एक आई वुड से शॉर्ट अक्रॉस द बो है, इसमें उन्होंने डिस्प्ले किया कि अगर, क्योंकि अभी खबरें आ रही थी शायद नेतन्याहू विजिट के बाद अमेरिका में यहाँ को स्ट्राइक की जाए न्यूक्लियर लेट्स से सिस्टम्स पे, उसका आई थिंक उन्होंने जवाब दिया। अगर हम अपनी बात करें, पाकिस्तानी मईशत की बात करें, तो पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त इसलिए पीछे है कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम ईरान से तेल मंगवा लें, क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है कि सबसे सस्ता तरीन तेल जो है वो ईरान का पेट्रोल है, 7 रुपये कुछ पैसे जो है वो एक फी लीटर जो है वो पेट्रोल जो है वो वहाँ पर बिक रहा है। अगर पाकिस्तान जो है दरामद शुरू कर दे वहाँ से, और वह पेट्रोल जो है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए, बाकायदा तौर पे तिजारत शुरू हो जाए, तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिजली के रेट कम हो जाएंगे। बिजली वैसे भी कम होना शुरू हो गई है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो, तो हम क्या इस ट्रेड वार का फ़ायदा उठा सकते हैं? इसमें दोनों तरफ आई थिंक कटिंग आप कहने हो सकती है, या आप कहने कि ये डू लाइट नाइफ जो है, क्योंकि ईरान पे पाबंदियां हैं, और फिर आपका चूंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, स्पेशली गवर्नेंस गवर्नमेंट चलाने में। लिटरली अवाम तो अपना करती रहती है, गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको जो डॉलर शॉलर चाहिए थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उसमें आपकी डिपेंडेंसी है। जब तक आप इस शक्ल को ब्रेक नहीं करते, फिर जो ऑटोनॉमी है आई थिंक आप कह रहे फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी होती है वो हासिल नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी आई थिंक ऑप्शन है